पिछली जो वीडियो है वो थोड़ी सी यहाँ से बीच से रुक गई थी क्योंकि उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो हम इस आर्टिकल को फिर से शुरू से कवर करते हैं यहाँ से ही। तो सबसे पहले जो आपकी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति है, इसमें होता क्या है। देखिए यार, मैं इसको समझा चुका हूँ ऑलरेडी कि लॉजिस्टिक होता क्या है। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो ये पूरा आर्टिकल कहीं ना कहीं आसान बन जाएगा, वरना ये इतनी बार लॉजिस्टिक का प्रयोग होगा, अगर आपको नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, हम एक किसान गया, वो मार्केट से बीज लेकर आया, उसने गेहूं बोया, उसके बाद में उसे भंडारण करा, इकट्ठा करा, मार्केट पहुंचाया, मार्केट में किसी प्राइवेट प्लेयर ने उसे खरीदा, उससे आटा बनाया, आटे से ब्रेड बनाया। इस सब को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो परिवहन की लागत आ रही है ना, वो कैसे कैसे गया है, वो कितनी ज़्यादा हुई, इस पे डिपेंड करेगा कि अब आने वाला जो आपका ब्रेड है उसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी, है ना। तो अगर हम इस वाली मुद्रा को सुलझाने की कोशिश कर लें, जो कि हमने पीछे भी करी है, तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छा प्रोडक्ट जो है कम मूल्य में प्रोवाइड करा पाएंगे। तो मतलब ये मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है, तो इतना ज़रूरी है हमारे लिए लॉजिस्टिक वाली समस्याओं को सुलझाना। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय जो है, इसने क्या काम किया है, 2022 में इसकी तीसरी वर्षगांठ बनाई है। समझो, डेटा बैंक के लिए हम समझते हैं क्या है। देखिए, विश्व बैंक जो है वो दुनिया भर में एक इंडेक्स निकालता है जिसे बोलते हैं हम लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ऐसा ही सेम निकालने की कोशिश करती है हमारी भी सरकार। तो वर्ल्ड बैंक में क्या है कि जो आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है, तो इंडिया की 38वीं रैंक है। ये देखने वाली बात है कि 18 याद करने वाली नहीं है, बस देखने वाली है कि पहले 44 थी या 38 हो गई, यानी हम कहीं ना कहीं सुधार तो कर रहे हैं हर साल, है ना। और एक और अगर हम चीज़ देखें, तो जो लॉजिस्टिक की लागत है वो जीडीपी की इतने परसेंट के बराबर है। अब समझते हैं 2022 में जो योजना आई है इसके बारे में। तो देखो हुआ क्या, जो प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान बना रखा है, उसके पूरक के रूप में शुरू की गई है। क्या है कि देखिए भाई, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। तो ये आपकी जो आपकी प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, पीएमजेएसएम एनएमपी, तो इसके अंडर में बहुत सारी स्कीम्स काम कर रही हैं। तो हम सारे मिनिस्ट्रीज को कैसे एक साथ एकीकृत करके जोड़ के देख सकें कि हमारी किसकी जो प्लानिंग्स हैं वो कहाँ तक पहुँच पा रही है। तो दृष्टिकोण क्या है, वही एक प्रौद्योगिकी सक्षम एकीकृत लागत कुशल, जिसमें कुशल लागत हो, लचीले सतत और विश्वसनीय लॉजिस्टिक परितंत्र विकसित करना है, जिससे तीव्र और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो आपका एनएलपी क्या कर रहा है, इसमें क्या प्रक्रियागत सुधार, लॉजिस्टिक सेवाओं, प्रक्रियागत सुधार मतलब प्रक्रिया से रिलेटेड जो भी सुधार होते हैं, लॉजिस्टिक सेवाओं में सुधार, डिजिटलीकरण, मानव संसाधन पे विकास। इसमें क्या समझाना है यार, कौशल उन्नयन, उन्नयन मतलब स्किल डेवलपमेंट एक तरह से। ये मुझे पता है यार, हिंदी के जो वर्ड्स हैं ना सच में परेशान करते हैं, तो समझा करो, इकोनॉमिक्स में खासकर कहीं कहीं ये ऐसे इंग्लिश का फेंक के मारेंगे, कहीं आपको दे देंगे कौशल उन्नयन। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक क्षेत्र से रिलेटेड जो भी पहलू हैं, उन सब के समाधान की हम कोशिश करते हैं कि पूरे देश में एक स्थायी अवसंरचना जो है उसके नेटवर्क को हम अच्छे से बना सकें। नेटवर्क मतलब टावर नहीं, सड़क वगैरह का नेटवर्क, रेल का नेटवर्क, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें कहीं ना कहीं हमने कुछ 8 तत्व जो है उनको रखे हुए हैं। सबसे पहली बात है कि जो डिजिटल प्रणाली है उनको विकसित किया जाए। इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हम उस पर डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, राज्यों के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, इस लॉजिस्टिक को कैसे जांचा जाए कितनी बढ़िया चल रही है, तो उसके लिए कुछ मानक होने चाहिए। इसके अलावा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को जो लॉजिस्टिक्स हैं उस पर काम करना है, और कुशल लॉजिस्टिक होनी चाहिए, और पार्कों के विकास के लिए सहायता प्रदान करना, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसके अलावा जो हम चीज़ों में देखते हैं, तो मुख्य लक्ष्य हमारा यही है कि भाई लॉजिस्टिक लागत को कैसे कम से कम कर सकें, और खासकर दुनिया में जो चल रही है उसके हिसाब से हम लेके आ पाएँ। इसके अलावा लॉजिस्टिक जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है, वो भारत को ना 2030 तक हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी कितने में, अभी हैं हम 38 में। हमारी कोशिश है कि टॉप 25 देशों के बीच में हम कैसे आ जाएं। डेटा आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करना, कि देखो भाई हमारे पास डेटा होना चाहिए इस बात को निर्णय करने के लिए कि हमारी अभी लॉजिस्टिक कैसी है, कितनी है, कुशल बनाया जा सके, कहाँ कमी आ रही है। समग्र लॉजिस्टिक कार्य योजना के माध्यम से वही सिंपल 8 क्षेत्रों में सुधार करना है जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के बारे में कुछ उपलब्धियां हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमने लीड्स इंडेक्स शुरू करा है। तो लीड्स क्या है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट, अलग अलग राज्यों के बीच में हम प्रतिस्पर्धात्मक रूप से देखते हैं कि कहाँ पे लॉजिस्टिक्स में कितनी समस्या आ रही हैं। इसमें क्या क्या हमने शामिल किया है, तो सबसे पहले देखते हैं लीड्स में है क्या। 5-7 हमने कुछ कॉरिडोर हैं उनको प्रदर्शन करा है, लॉजिस्टिक कॉरिडोरों में कौन कौन से, कि भाई यहाँ पे जाने में यात्रा का समय कितना लग रहा है, ट्रक की शक्ति कितनी है,
प्रतीक्षा कितनी करनी पड़ रही है अगर टोल पे या कहीं भी चीज़ पे, तो हम इन सबको आकलन शुरू करते हैं। इसके अलावा हमने यूलिप शुरू किया है, यानी यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, यानी 30 से अधिक जो अलग अलग डिजिटल प्रणाली हैं उनके बीच में एकीकरण हमने किया है। तो इससे क्या हुआ, अगस्त 2025 तक ना इसने 160 करोड़ से अधिक डिजिटल लेन देन जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जा चुके हैं। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं अलग अलग मंत्रालय और विभागों के लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड डेटा है जो एक साथ उस अलग अलग को दिखाता है, ठीक है। डिजिटल एकीकरण में सुधार, तो जो आपकी ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज है इसमें भी 35+ जो लॉजिस्टिक्स हैं उनको भी उद्योग संघों को अलग अलग जोड़ा है और उनकी समस्याओं का समाधान करने की इससे हमने कोशिश की है डिजिटलीकरण के माध्यम से। इसके अलावा जो क्षेत्रों पर डिजिटल विकास है, तो देखो राज्य हैं, 27 राज्य हैं, उन्होंने सबने अपनी अलग अलग लॉजिस्टिक नीति बनाई हुई है। और देखो हम जब आगे पढ़ेंगे ना इसे, तो किसी भी चीज़ में जब भी आप मेंस के फोकस करेंगे, तो किसी भी समस्या में सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि यार ये समवर्ती सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय है, और खासकर जब कुछ चीज़ समवर्ती सूची का विषय होती है कि भाई उनके अपने कानून हैं, इनके कुछ अपने कानून हैं। तो राज्य जो है लॉजिस्टिक नीतियाँ बना रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं उद्योग का दर्जा दे रहे हैं लॉजिस्टिक को। उद्योग किसका, उद्योग है समवर्ती सूची का विषय। तो अच्छा, किसी भी चीज़ को हम उद्योग का दर्जा देने से क्या हो जाएगा, कागज़ों में बढ़ जाएगा? नहीं। देखो जब भी हम दरअसल किसी भी चीज़ को इंडस्ट्री की कैटेगरी में डालते हैं, तो सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है वहाँ के लिए लोन वगैरह को ला पाना, है ना? निवेश को अट्रैक्ट कर पाना। तो उन्हें टैक्स का और बाकी भी प्रोत्साहन प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा भारत का जो लॉजिस्टिक है, मैं बार-बार चेक कर रहा हूँ कि बिन तो ना हो गया, पिछली बार ऐसे ही हो गया था। मैं पढ़ाता चला गया यार। भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार के लिए कुछ अन्य पहल हैं, बिल्कुल। सबसे पहले अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना। क्या है भाई, कम ब्याज पे हम सड़क और रेलवे की तरह कम ब्याज पर दीर्घकालीन वित्त पोषण तक पहुंच प्राप्त करना। इससे कहीं न कहीं क्या होगा, हमारा जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है वो बढ़िया होगा। इसके अलावा राज्यों और नगरों के लिए एकीकृत हम योजनाएँ बनाएँ कुछ, तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं स्माइल कार्यक्रम। भाई प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, पता नहीं कब उठा कर रख देगा कि स्मॉल को हम कह देगा वो, मतलब एग्ज़ाम में बोल देगा, स्टेटमेंट बना के दे देगा स्माइल कार्यक्रम जो लॉजिस्टिक को विकास को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ तक तुम पढ़ चुके होगे कि हाँ यार, इस्माइल वाला तो लॉजिस्टिक में पढ़ा था। आगे लिख देगा वर्ल्ड बैंक के माध्यम से लागू किया जा रहा है। तो वर्ल्ड बैंक नहीं है दोस्त, ये एशियाई विकास बैंक है, याद रखना मोहन। इसके अलावा इस्माइल कार्यक्रम का उद्देश्य ये क्या है, स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या, वही भारत की जो लॉजिस्टिक अवसंरचना है, सड़क, रेल, परिवहन, सब तरह का इसमें सुधार करना है, लागत को कम करना है, दक्षता में वृद्धि करना है। लॉजिस्टिक डेटा बैंक का क्या है, देखो इसमें हमने एक डेटा बनाया। क्या करेंगे हम, रियल टाइम ट्रैकिंग करेंगे, भाई कौन सा कंटेनर कहाँ पहुंचा समुद्र में साहब, कितना पैसा लग रहा है इस पे खर्च करने पे। अन्य पहले भारतमाला, भारतमाला में हम क्या करते हैं, पूरे देश का क्या करते हैं, अलग अलग पोर्ट जो हैं उनका हिसाब रखते हैं कि कौन से पोर्ट पे कितना कितना क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ये भारतमाला है, ठीक है। और यूलिप ऊपर पढ़ चुके हैं, इन सब की शुरुआत करी है हमने। लॉजिस्टिक क्षेत्र से संबंधित कुछ भी चुनौतियां हैं, हर क्षेत्र में चुनौतियां हैं, बिल्कुल। देखो सबसे बात है कि यार तुम माल ढुलाई में सस्ता करने की बात कर रहे हो, सस्ता कैसे होगा, जब परिवहन पानी का यूज़ करेगा, जलमार्गों का यूज़ करेगा, सपोज करो गंगा नदी से हम बहा रहे हैं कोई चीज़ को वहाँ तक पहुँचा दे रहे हैं, या फिर हम रेलवे का यूज़ करेंगे, तभी सस्ती होती है। रेलवे पर आप जाते हो 5 रुपये कॉस्ट आती है, आप गाड़ी पे जाओगे 50 रुपये आएगी उतनी दूरी पे जाने में। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, सड़क परिवहन है, उससे 61% आना जाना हो रहा है, आवागमन हो रहा है, तो महंगा तो होगा। रेलवे उससे 18% हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असंतुलन है यार, कम से कम 50-50% हो जाए। दूसरी बात है असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व। यार ये जितना भी लॉजिस्टिक से रिलेटेड चीज़ें हैं ना यार, ट्रक को इधर उधर भेजना, सारा जो है असंगठित क्षेत्र में बिखरा हुआ पड़ा है। तो इसको कहीं ना कहीं एक साथ लाने में दिक्कत तो आएगी यार। सबसे बड़ी बात है कि तुम कितने डिजिटल चीज़ों से डेटा वेटा से जोड़ दो, जब लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं है, डिजिटल समझ ही नहीं है, तो वो कैसे अपने इन चीज़ों को अपनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा विनियामक जटिलता, यानी कहीं ना कहीं इनका जो कार्यान्वयन है वो बहुत कठिन पड़ रहा है, ठीक है। अलग अलग तरह की लाइसेंसिंग है, अलग अलग तरह के स्टेट्स में नियम हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करती हैं। आगे है कुशल मॉडल मिश्रण में बढ़ावा देना, कि भैया भाई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाओ भाई आप। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है कि इस काम को यहाँ से भेजने के लिए यही वाला हमने कॉरिडोर बना दिया, यहाँ से ट्रेन जाएगी सीधे वहाँ पहुँचेगी। तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं पूरा करो, अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा दो भाई, और लॉजिस्टिक लागत को कम करके दक्षता में सुधार करो। बाकी टाइम बदला समय के साथ साथ, तो आप लॉजिस्टिक पे कहीं ना कहीं कोशिश करो कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उनको ऑनलाइन बुक कर दो, उनके स्टोर पे जाओ, वहाँ से उठा लो सेम ऑफर में। तो आप ऐसी कोई चीज़ स्टार्ट करो। इसके अलावा पीपीपी अपनाओ, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इसका स्टार्ट करो, और कंपनियों को ऐसे समाधान उपलब्ध कराओ। जैसे रिविगो है, रिविगो का एल्गोरिथम क्या है, ये
इसमें सिंपल है, यहाँ से ड्राइवर बैठा अपने घर से यहाँ तक ले गया, दूसरा ड्राइवर वहाँ से मिला आगे ले गया, तो इससे कहीं ना कहीं ड्राइवर को भी काम हो रहा है और ट्रक भी 24 घंटे लगातार चले जा रहा है और ड्राइवर भी थक नहीं रहा। तो ये रिविगो का ये मतलब मॉडल है एक। प्रौद्योगिकी को एकीकरण करो, स्कैनर, बारकोड, इन सबको जो भी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब सिंपल सी बात है, लॉजिस्टिक में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ करो। अगला हमारा आर्टिकल है सारफेसी अधिनियम 2002। चक्कर क्या है, देखो सुनो यार, अभी हुआ क्या, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने एक निर्णय दिया, उसमें कहा कि देखो भाई, ये तुम्हारा सारफेसी एक्ट है ना यार, बहुत लंबी सी फुल फॉर्म है इसकी, मत पूछना, मेरे से याद नहीं है। तो सारफेसी एक्ट जो है 2002 का, तो इसमें कुछ कमियां हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई इन कमियों को दूर करो। कौन सी कमियां भी पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो यार, जो सारफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(8) है ना, और जो इसका नियम है 8 और 9, इनके बीच में कहीं ना कहीं उल्टा विरोधाभास हो रखा है। तो विरोधाभास क्या, समझो। धारा 13(8) कहती है, जो 2016 के संशोधन के बाद आई थी, कि जैसे ही आप नीलामी की सूचना करते हो तो होता क्या है, तो वैसे ही उधारकर्ता का पूरा कर चुकाकर संपत्ति प्राप्त करने का जो कानूनी अधिकार है समाप्त हो जाता है। सिंपल सी बात यह है कि आप गए बैंक में आपने अपनी जमीन गिरवी रख दी, ठीक है, या घर गिरवी रख दिया आपने। अब 25 रुपए का कर्ज था आप पे और अब पटा नहीं पाए उसको, तो बैंक ने क्या काम किया, नीलामी की सूचना जारी कर दी कि देखो भाई, इसकी नीलामी होनी है। तो आप क्या काम करोगे, अब आपके पास कहीं से 25 रुपए आ गए, आपने कहा ना यार, घर की नीलामी मत करो भाई, बात समझो तुम, तो नीलामी मत करो, हम तुम्हें पैसे दे दे रहे हैं। तो वैसे ही तुम्हारा जो उधारकर्ता हो ना तुम, तो कर्ज चुका के संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के अधिकार तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, ये कह रहा है 13(8). फिर नियम 8(9) में क्या इसका उल्टा हो रहा होगा। नियम 8(9) कह रहे हैं कि भाई, भले ही तुमने प्रकाशित होगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी तुम जाके अपनी संपत्ति को छुड़ा सकते हो। तो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया ना आपस में नियम ही। तो इस विरोधाभास की बात कर रहा था न्यायालय। तो व्याख्या में करके कुछ कहा इसने, इसको भी हुआ, इसने कहा कि देखो भाई, अधिसूचना का प्रकाशन को नियम उल्लिखित नियमों के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए। सिंपल सी बात है कि उधारकर्ता का जो है ना अधिकार, तुम ऐसे समाप्त नहीं कर सकते कि तुमने अधिसूचना डाल दी कि भाई अब ऐसे से ये हो गया, नहीं अब तुम्हारी संपत्ति को हम नीलाम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि आपको अपनी संपत्ति को छुड़ाने का अधिकार तब तक है जब तक कि वो अखबार वगैरह में नहीं, ईमेल वगैरह से या अधिकार वगैरह में प्रकाशित नहीं कर दी है। लेकिन एक बार अगर तुम्हें ये कर दी, तो उसके बाद में तो तुम्हारी नीलाम की जा सकती है जमीन। थोड़ा समझते हैं भाई, शब्दावली को समझ लेते हैं। सबसे पहले है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो देखो चक्कर क्या है, आपने कोई भी बैंक से जब लोन लेते हो, तो 90 दिन तक अगर आपने ना तो उस पर इंटरेस्ट पे करा, ना उसको मतलब कुछ भी पे नहीं किया है, 90 डेज तक लेके आप एक तरह से भूल गए, लिया और भूल गए, तो इसको हम बोलते हैं। तो ये होता बैंक के लिए क्या है, एसेट है। जब आप एसेट क्या होता है, कोई भी जिससे फायदा होता है, ठीक है। तो बैंक के लिए क्या है, ये एसेट। लेकिन अगर आपने 90 दिन तक इस पर कुछ पैसा वैसा चुकाया ही नहीं, तो ये हो गया एनपीए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी अब इस पे बैंक को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो एक तरह से क्या है, चूक है ये। तो कोई ऋण बकाया तब कहलाता है जब मूलधन ब्याज वगैरह में देरी होती है। तो एनपीए तब माना जाता है जब 90 दिनों से अधिक तक क्या बोलते हैं, आप चुका ही नहीं पा रहे हो। तो आप समझ गए होगे अब इस चीज को लेकर, ठीक है। तो आगे आते हैं। तो वित्तीय अस्थियों के प्रतिभूतिकरण सॉरी, वित्तीय अस्थि मतलब इसका मतलब फाइनेंशियल एसेट्स जो भी हैं, जैसे हमने एसेट की बात करी ना, क्या होता है, अस्थि, अस्थि होता है क्या, क्या बोलते हैं, जो भी चीज आपने रखी है वो। तो वित्तीय अस्थियों के प्रतिभूतिकरण का मतलब होता है उसको कैसे मतलब वापस उसको पैसे वगैरह में लाते हैं। पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम। यार सबसे बड़ी ना भारत की समस्या है, तुम लोग आईएएस वाईएएस बनो ना, तो इनके नामों को सरल कराओ यार। ये यूपीएससी वाले बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है इन्हें पढ़ के। आम आदमी क्या सीखेगा यार, जैसे सारफेसी एक्ट, वित्तीय अस्थियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का, ऐसा लग रहा है पता नहीं कोई मंत्र पढ़ के मार रहे हैं यार। सॉरी यार, मतलब ठीक है, पर उद्देश्य क्या है समझो। तो उद्देश्य यही है कि यार, जो भी बैंक ने तुमको किसी चीज के आधार पे बेस पे लोन दिया था ना, तो उस चीज को हम कैसे, एनपीए को कैसे, उन पे जो भी आपने किया है उसको हम वसूली कैसे कर सकें उससे रिलेटेड। तो क्या सहकारी बैंक भी वसूली कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, वसूली भैया सब बनेंगे। तो होता क्या है, अगर कोई भी जिसने ऋण वगैरह ले रखा है, अगर वो फेल हो जाता है चीजों को जमा करने में, तो होता क्या है, वित्तीय संपत्ति है उसकी, आवासीय है, वाणिज्यिक संपत्ति, जिस पे भी लोन ले रखा है, उसको नीलाम करने का अधिकार कहीं ना कहीं बैंक को मिल जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है, ये सारफेसी की पढ़ रहे हैं हम, है ना। एनपीए का वर्गीकरण, सबसे पहले कि भाई एनपीए को आप वर्गीकरण करोगे कैसे, कि सबसे पहले ऐसे नोटिस पीरियड बनाए जाते हैं, 60 दिनों का डिमांड नोटिस वगैरह है, इन सबको ये दोगे। तो ये आरबीआई की गाइडलाइन से काम चलता है, कानूनी कार्रवाई से पहले आप पहले 60 दिनों पहले से
नोटिस वगैरह भी दोगे, ऐसा नहीं है कि 90 दिन बाद सीधे पहुंच गए बुलडोजर लेके। वसूली की प्रमुख विधियां क्या है? सबसे पहले है सिक्योरिटाइजेशन यानी प्रतिभूतिकरण। क्या काम करोगे आप? जो भी चीज वो आपको पास रख के गया है ना, तो व्यापार योग्य प्रतिभूति में बदलो उसे, कि भाई हम कैसे बेच सकते हैं इसे, कैसे जमीन है तो जमीन से सीधे तो पैसा नहीं टपकेगा ना, तो इसका प्रतिभूति बना दिया, यानी जमीन से बेच के हम कैसे अपनी जो तनावग्रस्त संपत्ति है उसको कैसे पा सकते हैं। दूसरी चीज परिसंपत्ति पुनर्निर्माण। देखो कई बार क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है, जो लोग फॉल्ट करके चले जाते हैं, तो ये क्या करता है, आर्क कंपनीज बनाती हैं। आर्क कंपनीज क्या होती हैं? एक ऐसे वित्तीय संस्थान है, देखो ये बड़ी बात है पर मैं इसे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर कोई बैंक है, सपोज करो कोई भी पीएनबी बैंक है, इसने इसके बहुत सारे जो बैंक है ना, सपोज करो वो दे ही नहीं रहे, लोन लेने वाले जो है ना वो एनपीए करते जा रहे हैं, तो एक समय बाद क्या होगा, इसकी बेचारे की जो लिस्ट है ना, मतलब जो कि भाई ये कितना पैसा बनाया, कितना हमने रखा, तो इनका जो मामला है ना वो खराब हो जाएगा, तो ये बैड एसेट बन गए, तो इनकी बैलेंस शीट में यार कहीं ना कहीं नुकसान, चीजें ऐसी चीजें दिखने लगेंगी कि यार नुकसान हो गया है, चीज साफ नहीं हो पाएगी। तो होता क्या है, जो भी लोग लोन वगैरह नहीं चुना चुकाते हैं, तो उनसे रिलेटेड चीजों को ये आर्क कंपनीज को बेच देते हैं, जिन्हें आरबीआई प्रमोट करता है। बैंक खुद अपना बैलेंस शीट को साफ कर लेते हैं कि नहीं यार खत्म करो इसको, और अब इनका काम हो जाता है बेसिकली, वसूली भैया हैं ये, कि ले भाई मैं नहीं वसूल पा रहा, एक काम कर तू जा तू वसूल, तू मेरे को इतना पैसा दे देना भाई, समझा? ठीक। तो आर्क क्या है, ऐसे वित्तीय संस्थान है जो बैंक और वित्तीय संस्थाओं से एनपीए या बैड एसेट्स को खरीदती हैं, ताकि वे लोग यानी बैंक वगैरह अपने बैलेंस शीट को साफ कर सकें। समझ गए ना भाई? अगर अभी भी नहीं समझे हो तो मैं एक बार शॉर्ट में फिर से समझाता हूँ। सपोज करो मैं इंसानों की भाषा में समझाता हूँ। ये हमारे अर्जुन सर हैं, ठीक है? अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अनुराग जी को पैसे दिए लोन में, ठीक है? अब इन्होंने क्या काम करा, ये डिफॉल्ट करके, ये पैसे वापस चुकाने की इनकी हालत में है नहीं, तो इन्होंने क्या काम करा, एक आदमी है मेजर नाम का, इस आदमी को क्या बोलते हैं, इन्होंने हायर करा कि आप एक काम करो मेजर साहब, जाओ इनसे पैसे वसूलो जाके, ठीक है? और तुम मुझे इसके बदले में कितने का दिया था? मैंने दिया था ना 50 रुपये लोन में, तो तुम एक काम करो मुझे इसके बदले 40 रुपये दे दो, बाकी मैं देख लूंगा, तुम जाओ। तो इनका क्या फ़ायदा, इनका फ़ायदा ये है कि ना 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये है आर्क कंपनी, ये तुम आई थिंक अब समझ गए होगे, ये आर्क कंपनी है, इनका काम है जाके पैसे वसूलना। अब इन्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं, इन्हें 10 रुपये घाटा लिख लेंगे, कुछ भी लिख लेंगे, इन्हें क्या फ़ायदा है, इन्होंने 40 रुपये दिए थे और इन्हें वसूलने हैं 50 रुपये, तो इन्हें 10 रुपये का प्रॉफिट है। आसान भाषा में कहना है तो ये है। हाँ, तो हम आगे समझते हैं। तो होता क्या है, न्यायालय मुक्त प्रवर्तन। अब इसमें क्या है कि आपको कोई भी क्या बोलते हैं, कोर्ट वोर्ट जाने की जरूरत नहीं है इस सब के चक्कर में कि यार कोर्ट कचहरी के झंझट मांगने पड़ रहे हैं कि न्यायाधीश जी बताइए जाके संपत्ति पे कब्जा कर लें, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओ, सारफेसी एक्ट आपको अनुमति देता है, लेकिन याद रखना लाला, किसी की कृषि की भूमि की कब्जा मत कर लियो, तो ये आप एक बार ध्यान रखना। बाकी एक पूरे सेंट्रल डेटाबेस को बनाने की बात करता है कि देखिए भाई जो भी वित्तीय अस्थि प्रतिभूतिकरण है, समझ गए ना, प्रतिभूति मतलब उनको कैसे खरीद बेच के योग्य बनाना है, वित्तीय अस्थि मतलब फाइनेंशियल एसेट। तो इन सब के लिए केंद्र रजिस्ट्री की स्थापना की गई है। उधारकर्ता का भी कुछ अधिकार है, बिल्कुल साहब। कोई उधार करता है, बेचारे का घर तोड़ के नीलाम कर रहे हैं, तो भाग के जाओ ऋण वसूली अधिकरण के अंदर, वहां जाओ शरण लो, और इसकी स्थापना किसके अधीन है, इसके। तो डीआरटी पे याद रखना, डीआरटी सार्फेसी अधिनियम के तहत नहीं, ये है ऋणों की वसूली दिवालियापन अधिनियम, इसके तहत की गई है डीआरटी की स्थापना। कार्य प्रणाली क्या है, सिंपल है यार, जब किसी खाते को एनपीए घोषित कर दिया, अब तो समझ गए होगे ना एनपीए दोस्त क्या है, तो होता क्या है, 60 दिनों के अंदर चुकाने का निर्देश देते हैं, जो हमने ऊपर यहीं पढ़ा था। ये एक ही चीज को 50 बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर भी उधारकर्ता विफल रहता है तो बैंक वसूली की कार्रवाई शुरू कर देता है। कुछ चुनौतियां हैं, बिल्कुल। चुनौतियां क्या हैं, सुनो यार, ज्यादातर जो लोन है ना भारत में वो है छोटे छोटे लोन। उन पे क्या होता है, 1 लाख रुपए से अगर तुम पे कोई पैसा है तो तुम्हें ये वाला लागू नहीं होगा। 80% उसका पहले से चुका दिया तुमने, 1 लाख रुपया था और 80% पहले चुका दिया तो भी भाई तुम्हारा ये नहीं होगा लागू। इसके अलावा प्रक्रियात्मक और न्याय देरी, कि भाई बैंक जा ही रहा था, बैंक गया कि भाई ये इनको भेजा कि ए जाओ एआरसी वालों उठाओ, इनसे जाके पैसा वसूलो, आदमी जाके पहुंच गया डीआरटी, हमने पढ़ा था ना, तो डीआरटी की शरण में ले गए तो न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो जाएगी। और भी जटिलता है बिल्कुल, कि यार आपने जमीन ले ली, कोई बेकार सी फालतू की जमीन है, वो उसे कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो इनको कहीं ना कहीं पहचान करने में
दिक्कत होता है कि अस्थि का तीसरे को हस्तांतरण करना पड़ता है। आर्क पे जो हमने बनाया है, ये भी बहुत अच्छा काम कर नहीं रही है अगर हम पिछला टाइम देखें। तो 2014 से जो हमने देखा ना, 13 से जो भी तनावग्रस्त अस्थि, इनको जो भी आर्क को बेची गई हैं कि जाओ अपना वसूली वगैरह करो, तो उनकी भी बकाया राशि का बस 14%, समझ रहे हो कितना यार खराब रेट है। तो इतना ही वसूल के कर पाए हैं। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या होता है? देखो यार, होता ये है, आपने जैसे बताया था ना एग्जाम्पल, तो ये एम नाम का आदमी गया, इसने ढींगगिरी दिखाई, जबरदस्ती दिखाई, जाके पैसा वसूल लिया भाई। आके दूसरे आदमी ने क्या करा, इस आदमी ने आत्महत्या कर ली। तो कहीं ना कहीं सामाजिक अशांति को बढ़ावा मिलता है इससे, है ना। देखते हैं ना, आए दिन केस आते रहते हैं। उधारकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है यार, एक तो पहले इस पे उधार है बेचारे पे और उसको परेशानी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं संपत्ति का मूल्यांकन विवाद होता है कि इस संपत्ति इसके कितने रेट लगाएं, असुरक्षित ऋणदाताओं का बहिष्कार वगैरह, तो ये है। तो क्या कुछ और भी काम कर रहे हैं इस पे? बिल्कुल जी। दिवाला, दिवाली नहीं है ये, दिवाला जिसका निकल जाता है वो है दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 आईबीसी क्या कहती है? ये कहते हैं कि भाई टाइम के अंदर, एक निश्चित टाइम के अंदर हम कैसे इसकी वसूली ला सकते हैं, कर सकते हैं, ये उस पे काम करती है। इसके अलावा आरबीआई का एक प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क है, इसमें क्या काम करता है कि आपकी जो भी बैड एसेट्स हैं, उनको तनावग्रस्त अस्थियों की पहचान करो और जाके समाधान करो। इसके अलावा राष्ट्रीय अस्थि पुनर्निर्माण कंपनी, वही ARC, तो सरकार द्वारा समर्थित क्या है, एक बेड बैंक है। ये भी क्या काम करता है, एनपीओ को इकट्ठा करता है, उनका समाधान करता है। बेड बैंक क्या होता है, एक वित्तीय संस्थान है साहब, बिल्कुल। इसका काम क्या है, संकटग्रस्त बैंकों से एनपीओ को खरीदता है, उनको प्रबंधन करने के लिए काम करता है। इसके अलावा बैंकों ने जो है इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की हुई है। आगे की राह है कुछ नहीं, सबसे पहले कानून और नियमों उनको बताइए कि जो भी भाई अभी हमने देखा ना कि इनमें, मतलब जिस घटना से आर्टिकल की शुरुआत हुई कि इन्हीं लोगों में आपस में टेंशन है कि कब क्या करना है, तो इन विसंगतियों को दूर करो। इसके अलावा जो आपका दिवाला और शोधन अधिनियम है, इसके साथ में हम क्यों ना सारफेसी को भी इकट्ठा करो और दोनों को एक साथ बनाओ, ताकि और तेजी से काम अच्छे से हो सके। इसके अलावा कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी बनाओ। हमने पिछले महीने क्या उसमें पढ़ा भी था आर्टिकल कि हम, सरकार हमारे क्या कोशिश कर रही है कि सारी चीज़ों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है, ताकि पता चल सके कि किसके दिवाला बनने की संभावना ज़्यादा है। तो एआई और डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाओ भाई। डीआरटी जो है, इनसे कहो कि डीआरटी तुम बैठे तो जाते हो लेके केसेस को, थोड़ा तेजी से भी काम कर दिया करो। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हैं, जाके देखो ना भाई यूनाइटेड किंगडम में क्या चल रहा है दिवाला अधिनियम वगैरह से, कैसे हम काम करते हैं कि भाई ये उधारकर्ताओं का भी संरक्षण कर सकें और बैंक का भी संरक्षण कर सकें। तो ऐसी कुछ पॉलिसी उठा के लाओ ना यार। इसके अलावा हम अगली, एक सेकेंड, यस, प्रधानमंत्री मछली, सॉरी, प्रधानमंत्री मत्स्य, क्या हो रहा है यार ये, सुनो यार, अगर तुमने देखो यहाँ तक आ गए हो, मैंने ऊपर वाला आर्टिकल बहुत ही बढ़िया से कवर कराया, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आ गए हो और मज़ा आ रहा है वीडियो में भाई, है ना, तो इसको सब्सक्राइब कर दो यार। गुरु दक्षिणा दो आके सब्सक्राइब के रूप में, पैसे तो तुम क्या दोगे यार, पढ़ लिख लो। बाकी सब्सक्राइब कर दो यार। और देखो सीरियस बता रहा हूँ, तुम यार 4-5 लाइक भी नहीं आएंगे ना, तो मैं मतलब क्या, मेरे अंदर क्या मोटिवेशन होगा, क्यों बनाऊँ मैं इस वीडियो को। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए कितना बढ़िया काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई नो इंग्लिश मीडियम में काफ़ी लोग करा रहे हैं ये, हिंदी में नहीं करा रहे यार, आकर लिटरली मैंने देखा है कई लोगों को पढ़ते हैं वो बस आर्टिकल्स को। तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करके जाया करो, समझो। इससे क्या होता है कि मेरी एक तो मोटिवेशन आता है कि यार लड़कों को पसंद आ रही है, लड़कियों को पसंद आ रही है भाई, कमेंट मार के जा रहे हैं लोग, कितना बढ़िया बढ़िया एक दो ने कमेंट किए, मैं पढ़ता हूँ, मन सा खुश हो जाता है यार देख के, फिर लगता है कि यार बनाते हैं ना। तुम नहीं करोगे यार, 100, 200, 400 व्यूज आ रहे हैं, लेकिन लाइक 4, 16, ऐसा मत करो यार, करो, कर लो कर, ठीक है। तो 5 वर्ष पूरे हो गए भैया किसको, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को, समझे थे। तो 5 वर्ष पहले हो गए, तो क्या कब शुरू करी थी, 2020 में करी होगी, ठीक है। हाँ, तो सुनो, इसकी उत्पत्ति तो हुई थी 2010 में, जब क्या काम करा था, मत्स्य विभाग ने शुरू करी थी, क्या, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय, सबके अधीन में इसको। तो इसमें होता क्या है, जो भी मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड सेक्टर है, चाहे उनका उत्पादन हो, उनकी उत्पादकता हो, उनकी किस क्वालिटी हो, टेक्नोलॉजी हो, हार्वेस्ट के बाद में जो भी संरचना, जैसे हम खेती में काम करते हैं, तो इसमें जो भी कमी है उनको कैसे दूर कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी अवसंरचना है। तो होता क्या है, 2020 से 21 के बीच में वित्तीय वर्ष, इसमें 5 साल के लिए इन्होंने क्या काम करा, इसे लागू किया, अब इसे 1 साल के लिए और बढ़ा दी। नोडल एजेंसी क्या काम करती है, चल तो रही है ना रिकॉर्डिंग, बिल्कुल। तो नोडल एजेंसी क्या करती है, प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता विकास कार्यक्रमों को लागू करती है ये।
राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड इसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। तो दो अलग अलग घटक वाली योजना है, एक क्षेत्रीय योजना है। तो ये किससे काम करती है? जैसे सबसे पहले हमने बताया ना सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो दोनों में क्या अंतर है? तो क्षेत्र का मतलब होता है जब भी कोई क्षेत्र की होती है तो पूर्ण रूप से पैसा देगा केंद्र सरकार देगी। 100 रुपये खर्च होंगे तो 100 केंद्र सरकार देगी। जब स्पॉन्सर्ड की बात करेंगे यानी समर्थन दे रही है, यानी स्पॉन्सर कर रही है, यानी राज्यों को भी अपने पास से डालना पड़ेगा। तो ये ऐसी ठीक है। तो उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि करेंगे, बुनियादी ढांचा में। देखो यार, विजन के साथ बस मेरी एक ही शिकायत है कि ये एक ही चीज को इतना लंबा बना देते हैं ना। देखो यार, ये जो भी चीज इधर है ना उद्देश्य में, वो सेम चीज इधर है, ठीक है, सेम है लगभग सारा कुछ। क्या जरूरत है? लक्ष्य और उपलब्धियां समय बहुत ज्यादा इससे। तो क्या इससे कोई फायदा हुआ है पिछले 4-5 साल में हम इस पे काम कर रहे हैं? तो बिल्कुल हुआ है, समझते हैं। सबसे पहले मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में देखो, हमारा टारगेट था कि जो हमारी औसत जलीय कृषि उत्पादकता है ना, उसको 3 थी उस टाइम पे, 3 से हटा के 5 पे कैसे ले जाएं। तो हमने देखा फरवरी में लगभग 4.7 हो गई, यानी हम लगभग करीब करीब पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा हर आदमी जो मछली खा रहा है उसको बढ़ा दें। कितना बढ़ा दें भाई? इसको कर देते हैं 6 किलोग्राम से 12 किलोग्राम बढ़ा देते हैं। अभी कितना हो गया? 12 से 13 हो गया, यानी फायदा हुआ। इसके अलावा देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का जो है ना दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश बन के उभरा है हमारा देश जो है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। बाकी भारत का मत्स्य उत्पादक में कितना योगदान है? अरे यार, क्या हो रहा है? 8% योगदान देता है भारत, ठीक। तो मत्स्य उत्पादक दूसरा, और वस्त्र निर्यात मतलब वस्त्र उत्पादक क्षमता में भी दूसरा, समझना। हल्दी का सवाल आया था पिछली बार शायद ऐसा कुछ। आर्थिक मूल्यवर्धन, इसमें क्या है? तो हार्वेस्ट के बाद में जो नुकसान हो जाता है ना कि भाई रख रखाव की हमारे पास समस्या है, तो कई बार नुकसान हो जाता है। तो 20 से 25% नुकसान हो जाता है यार, कि 100 मछली लेके आए, 25 मछलियां खराब हो गई, सड़ गई, गल गई, कुछ भी हो गई। तो इसको घटा के 10% तक लाना था हमें। तो हुआ बिल्कुल, हमने अब तो क्या हो गया है, 10 से 15% ही रह गया है। आय और रोजगार के जो साधन है उसमें क्या है? 55 लाख जो है हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार सृजित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जलीय कृषि या मत्स्य से रिलेटेड है उसमें। तो कुछ पहले शुरू करिए हम, बिल्कुल। सबसे पहले हम मछलियों के साथ साथ वुमेन्स को भी एक तरह से प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। तो उद्यमी मॉडल के तहत वित्तीय सहायता की योजना कितने? 60% तक। अगर तुम काम शुरू करो 60% हम तुम्हें योजना में फायदा देंगे। इसके अलावा जो जलवायु लचीलेपन के विकास के लिए हम क्या काम कर रहे हैं कि तटों को नुकसान ना हो, तो 100 तटीय मछुआरा गांवों को जलवायु अनुकूल गाँव के रूप में बना रहे हैं। इसके अलावा हम क्या काम कर रहे हैं? बायोफ्लॉक तकनीक का यूज़ कर रहे हैं। तो बायोफ्लॉक तकनीक क्या है? इसमें क्या होता है देखो सुनो। होता क्या है, जो मछली है, मछली अपना जो एक तो कुछ खाना पीना बच जाता है, दूसरा मछली जो पॉटी कर देती है उसका जो वेस्ट वगैरह जो भी चीज़ें हो जाती है मतलब, तो उसमें हम क्या करते हैं इस तकनीक में, मैं डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है यूपीएससी कल को दे दे बायोफ्लॉक तकनीक, तो समझ लो इसको। तो मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। गुड़ डालते हैं एक तो, इसके साथ हम डालते हैं यूरिया। ये क्या काम करता है? ये कुछ माइक्रो बैक्टीरियाज को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उस पानी के अंदर, मछलियों वाले पानी के अंदर। तो उस वेस्ट को ना ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? प्रोटीन वगैरह में मतलब चेंज कर देते हैं उसको। तो जिससे क्या काम होता है? एक तो पानी साफ हो जाता है, दूसरा ये फिर से यूज हो जाता है, खाने पीने काम आ जाता है। तो पोषक तो क्या है? ये बायोफ्लॉक तकनीक है, ठीक है। बायो रेमेडिएशन वगैरह से कई बार आ जाते हैं। तो यह एक संधारणीय जलीय कृषि तकनीक जो लाभकारी सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जल में पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करती है। दे दो यार सब्सक्राइब मारो इस पे, कितनी बढ़िया बात बताई। हार्वेस्ट उपरांत की अवसंरचना और विपणन परितंत्र को मजबूत करना। क्या कि देखो वही है कि भाई हार्वेस्ट वगैरह हमने कर ली, तो उसके बाद में रख रखाव की भी, हम मार्केट की भी जो परितंत्र है इसको भी मजबूत करेंगे। तो हमें इतनी समिति बनाएंगे, इतने करोड़ की राशि का समर्थन देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो वैल्यू चेन है उसके लचीलेपन को थोड़ा विकसित कर रहे हैं, ताकि क्या बोलते हैं 4 वर्षों के लिए हमने ये भी शुरू किया वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए। मत्स्य क्षेत्र के लिए की गई अन्य महत्वपूर्ण पहला, सबसे पहली थी हमारी जो 2015-16 में चली थी नीली क्रांति योजना। उसमें हम काम कर रहे थे इनके उत्पादन पर और उत्पादकता पर बढ़ा रहे थे। दोनों में क्या अंतर है? उत्पादन का मतलब है ओवरऑल उत्पादन बढ़ा देना, कि भाई पूरे देश में अगर 100 किलो मछली उत्पादित होती है हम 150 किलो बढ़ाएंगे। उत्पादकता का मतलब है कि अगर एक खेत में 5 किलो हो रही थी, तो यानी 5 किलो प्रति खेत उत्पादकता है, तो अब इसी खेत में 10 किलो कैसे करें? तो उत्पादकता का मतलब यह है। 18 में शुरू किया गया था मत्स्य और जलीय मतलब एक विकास कोष, हमने अलग अलग से एक फंड, इसको मतलब क्या कह रहा हूँ, मत्स्य क्षेत्र को फंडिंग करने के लिए अलग से एक विकास कोष जो है वो बनाया गया था 2018 में। इसके अलावा जो समुद्री उत्तराई क्षेत्र हैं, मत्स्य क्षेत्र वगैरह हैं, तो हम कैसे सैटेलाइट का यूज़ करके देख सकें कि भाई कहाँ पे
मछली ज़्यादा मिलेंगी, कहाँ पे कैसे होगा, तो इस जीएसआई तकनीक का यूज़ करके बेसिकली बात है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे हम इसे कर सकते हैं। इसके अलावा और नीति चल रही है। इस क्षेत्र में भी चुनौतियाँ हैं, बिल्कुल सर, जहाँ आदमी वहाँ चुनौती। शासन संबंधी मुद्दे, समुद्री मत्स्य की, इसमें क्या है देखो भाई, प्रादेशिक जल में से परे ये होता है, हाँ सिंपल बात है, समुद्र में जो हम मछली पकड़ते हैं उसे बोलते हैं सामुद्रिक मत्स्य की। तो होता क्या है देखो, मत्स्य में ये एक डिबेट है, डिबेट क्या है कि देखो, जो प्रादेशिक मत्स्य की है वो है राज्य का विषय, और जो आपका सामुद्रिक मत्स्य की है ये है आपका किसका, सेंटर का विषय। तो प्रादेशिक मत्स्य जो है राज्य का विषय है, जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है, वही जब कोई चीज़ दो भागों में डिवाइड होगी तो इन दोनों में झगड़ा होगा, कानून और नीति में भिन्नता पाई जाती है। इसके अलावा सब चीज़ होने के बावजूद भी उपेक्षित रह जाता है। कौन सा वाला क्षेत्र, प्रादेशिक मत्स्यिकी वाला क्षेत्र। वैश्विक चुनौतियाँ ये हैं कि यार देखो, कहीं ना कहीं चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, ये कहीं ना कहीं इनका परिवहन बहुत अच्छा है, तो भारतीय जो खाद्य निर्यातक हैं उन पे दबाव बढ़ा दिया है कि भाई यहाँ पे अपनी मुकाबला वगैरह बनाए रखें। इसके अलावा कहीं ना कहीं बीमारी हो जाती है, जैसे अभी हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में जो झींगा पालन उद्योग है उसमें एक अजीब सा नाम, एक सूक्ष्मजीव परजीवी से बीमारियां फैल रही हैं भैया। कौन सा परजीवी है, इसका नाम है ये एंटेरोसाइटोजून हेपेटोनोपाइनाई नोपेनाई हेटो हेपेटोपेनाई। तो ईएचपी नामक सूक्ष्मजीव था, इसका सामना कर रहा था। अच्छा, देखने वाली बात है कि 2024-25 के दौरान जो हिमीकृत झींगा है वो प्रमुख निर्यात वस्तु बना रहा, ये हमने ज़्यादा देखा है। तो कहीं ना कहीं जिसकी कुल समुद्री मात्रा के हिसाब से भी देखते हैं ना, 40% झींगा ही कर रहे हैं भाई। पनपाओ भाई, झींगा बेचो। आपदा दुर्घटनाओं से, अब कई बार होता क्या है कि भाई तेल का कैंटर जा रहा है समुद्र में लेके, डूब गया, कैसे आसपास पूरा तेल वेल हो गया, तो इससे जो पिलवक हैं, बेंथोस है, मछली के अंडे, लार्वा हैं, इन सब की उत्पादकता प्रभावित हो जाती है, समुद्री जीवन प्रभावित होता है, तो हमारी उत्पादकता घट जाती है। इसमें आगे की राह क्या है, सिंपल, देखो भाई, अनुसंधान करो, किसानों को साथ में लो। तो क्या काम कर सकते हैं, जैसे हमने एग्रीकल्चर के लिए बना सकता है ना, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो क्या काम कर सकती है, इसके साथ मिलकर काम करता है। तो ये हमने काम किया है और कर सकते हैं ऐसे। वैश्विक बाजारों में संधारणता पे कदम उठाना, जैसे लक्षद्वीप टूना मत्स्य की है, तो इसको कहीं ना कहीं हम एक ऐसा एक टैग दिलवा पाए से, वैश्विक इकोग्लेविन टैग का, तो इसे भी कहीं ना कहीं ऊंची कीमत मिलेगी, टैग दिलवाओ। जैसे जीआई टैग देते हैं ना नॉर्मल चीज़ों को। तो कृषि पर संसदीय समिति ने कुछ सिफारिश की है क्या, सबसे पहले जैसे हमारा एग्रीकल्चर बोर्ड है ना, तो ऐसी भारतीय मत्स्य पालन जलीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना करो, ताकि केवल ऐसा नहीं कि सेंट्रल, मतलब अलग लेवल पे हम शोध कर सकें भाई, किस तरह की मछलियों का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, कौन सी कैसे बढ़िया बीज बना सकते हैं। और न्यूनतम विधिक जाल आकार, इसका मतलब है कि जाल के जो आकार है ना, उनका क्या कहते हैं, एक फिक्स करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, तुम जो छोटे छोटे जाल होते हैं ना जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कई बार अविकसित जो बच्चे होते हैं ना मछलियों के, वो भी आ जाते हैं, वो ना खाने के टाइम रहते, और कहीं ना खा तो उन्हें पाते नहीं। और दूसरी बात ये होती है कि इससे आगे आने वाला जो बेचारा लार्वा आगे चल के बड़ी मछली बन सकता था, वो पहले ही मर गया। तो विनाशकारी मत्स्यिकी की विधि है एक तरह से ये, ठीक है। बाकी क्या बोलते हैं, इस वीडियो में अभी इतना ही। अगली वीडियो में मैं पूरा जो संक्षिप्त वाला है उनको कवर करूंगा, ठीक है। हालांकि ये पूरी वीडियो एक ही होने वाली थी, पर होता क्या है ना कि एक टेक्निकल इशू हो गया कि मैं बोलता चला गया, बाद में मेरी नज़र पड़ी कि यार रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रही है। उस चक्कर में मुझे 3 वीडियो बनानी पड़ेंगी इकोनॉमी की। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई कर लीजिए। इसके अलावा अगले पार्ट का वेट करो और जाओ मस्ती से कंप्लीट करो, प्रीलिम्स निकालो भाई 26 का। ऑल द बेस्ट।